हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यहाँ पर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का जो कंसेप्ट सीखा था हमने फॉर द एलएसएम मेथड, उसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था एक एग्जांपल जिसमें अंडर रिइंफोर्स्ड बीम के लिए कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो हमने देखा था। बट क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस के पैटर्न बहुत सारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अभी तक अंडर इन्फोर्स देखा है। अगर हमारा बीम ओवर इन्फोर्स दिया गया हो तो उसके लिए कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो देखिए आप लोग, मैं पहले कंसेप्ट आप लोगों को समझा देता हूं, फिर यहां पर हम लोग इस पे बेस्ड एग्जांपल भी देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए ओवर रेनफोर्स्ड बीम होती क्या है ये आप सभी जानते हो, है ना। ओवर रेनफोर्स्ड बीम का मतलब ये है कि स्टील जो आपने दी है वो ज्यादा दी है देन द रिक्वायरमेंट। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टील है उसमें स्ट्रेन कम आएगा। स्टील में जो स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, है ना। जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारी 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES, उससे वैल्यू कम रहेगी हमारे स्ट्रेन की इन द स्टील। इसका मतलब कि अगर मैं स्ट्रेन का डायग्राम बनाता हूं कंक्रीट में तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना था, दैट इज 0.0035, वो तो उतना रहेगा। लेकिन जब वहां पर आपका स्ट्रेन उतना पहुंचा है तो यहां पर स्ट्रेन कुछ कम रहेगा, ठीक है। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द स्ट्रेन इन योर स्टील, ठीक है सर। अच्छा, अगर यहां मैं बात कर रहा हूं कि यहां तक की जो डेप्थ है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ XU, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ और द डेप्थ ऑफ योर न्यूट्रल एक्सिस। तो मुझे अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है तो कैसे निकाली जाए। देखिए ये जो टोटल डेप्थ है, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d। अब सवाल यहां पर यह है कि हम यहां पर ये अभी मान रहे हैं कि XU यहां तक होगा और नहीं मुझे यहां पर अभी स्ट्रेन इन द स्टील पता है। ऑब्वियस सी बात है ये जो स्ट्रेन इन स्टील होगा ये 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES से तो कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा ये मुझे नहीं पता। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर अननोन देखूं तो पहला अननोन क्या है मेरे पास, दैट इज स्ट्रेन इन द स्टील। ये मेरे पास पहला अननोन है। एंड अगर ये पता होता तो शायद मैं XU की वैल्यू बता पाता, या अगर मेरे को XU पता होता तो मैं यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू बता पाता। इसका मतलब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, दैट स्ट्रेन इन द स्टील एंड XU आर बोथ अननोन, आर बोथ अननोन। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई भी आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा, कोई आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एज्यूम करता हूं XU की वैल्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर XU की वैल्यू पहले एज्यूम करते हैं, और जब XU की वैल्यू एज्यूम करते हैं तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर स्ट्रेन इन द स्टील। अच्छा, सर स्ट्रेन इन द स्टील अगर आपने निकाल लिया है तो उसी के करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट करते हो दैट व्हाट इज द स्ट्रेस इन द स्टील यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ, वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ, या फिर अगर कोई टेबल दिया गया आपको क्वेश्चन में तो आप टेबल का यूज करके यहां पर स्ट्रेस इन द स्टील निकालते हो फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन द स्टील। और जब ये स्ट्रेस इन द स्टील मिल जाए तो फिर वहां पर आप क्या करते हो, कंप्रेसिव फोर्सेस और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट करके यहां से आप कैलकुलेट करते हो XU। और अगर ये हमारा XU की वैल्यू एज्यूम्ड XU के बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि भैया मेरा एजम्पशन या जो मेरी एज्यूम्ड वैल्यू है XU की वो एकदम सही है ना। अगर ये मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है कौन, XU एज्यूम्ड वाला और कैलकुलेटेड वाला, अगर ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, मैच कर रहा है, इसका मतलब तो भैया मेरा जो एज्यूम्ड XU है वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। एज्यूम्ड XU इज करेक्ट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपने एज्यूम किया है तो जरूरी नहीं है पहली बार में ही एज्यूम्ड वैल्यू एकदम सही आ जाए। तो अगर नॉट मैचिंग हो तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में अगेन आप यहां पर एज्यूम न्यू वैल्यू ऑफ XU, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ओवर रेनफोर्स्ड बीम में अगर कभी भी आता है तो वहां पर XU और स्ट्रेन इन द स्टील दोनों अननोन होने के कारण पहले आपको XU की वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए फॉर द ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। वैसे ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन की अगर मैं बात करूं जो मैं यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्वेश्चन ले रहा हूं,
या इवन एक ये क्वेश्चन तो रहेगा, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चंस के लेवल गेट और ईएससी लेवल के हैं, ठीक है। दीज आर नॉट फॉर योर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर लेवल्स फॉर द स्टेट एग्जाम्स, ठीक है। तो अगर आप लोग स्टेट एग्जाम एग्जैक्टली के लिए ही तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये सेशन आपके लिए जरूरी या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आप गेट और ईएससी की भी एग्जाम देना चाहोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप इस पर्टिकुलर सेशन को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। एंड हाँ, बिल्कुल आप लोगों को भी समझ में आएगा कि भैया कैसे कौन से कंसेप्ट को यूज करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो इवन फॉर द गेट एंड ईएससी लेवल। तो चलिए अभी फिलहाल मूव करते हैं टूवर्ड्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड पर तो आ गया हूं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूं आपके लिए। सो दिस इज द क्वेश्चन, जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मैं इस सेशन में ले रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन आई होप अब आप लोग रीड कर पाओगे। देखते जरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोलता है एक बीम है 300 mm और उसकी जो डेप्थ है वो 450 mm है। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करोगे, Fe415 यूज करोगे। स्टील रिइंफोर्समेंट आप जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज 4 बार्स ऑफ 25 mm डायामीटर। तो पूछता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, और अगर जरूरत हो तो आप इस पर्टिकुलर टेबल का यूज कर सकते हो। देखो भैया, जहां टेबल का यूज करना है इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन आने वाला है, ये आपको समझ तो आया है, लेकिन ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा सब कुछ कैलकुलेट करके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस इक्वेट करके एक्सयू की वैल्यू निकालते हैं फॉर द गिवन सेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ एक्सयू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सयू का फॉर्मूला होता है दैट इज 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू बी, ठीक है। अब चलिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। 0.87 इंटू FY की वैल्यू मेरे पास है दैट इज 415। एरिया ऑफ स्टील मेरे को पता है एक बार का जो एरिया होगा दैट विल बी π/4 इंटू 25 स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ 1 बार है, लेकिन टोटल 4 बार है इसलिए इंटू 4 कर देता हूँ। एंड डिवाइडेड बाय 0.36 FCK, हमने M20 यूज करा है, मतलब FCK की वैल्यू हो गई है 20 और B की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई थी एज 300 mm। तो इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सब कुछ मैंने लिखकर दे ही दिया है। कैलकुलेटर अलाउड होता है दोनों ही तरह के एग्जाम में, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे आपका गेट एग्जाम क्यों ना हो। तो आप लोग भी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूँ, दैट विल बी कमिंग अप एज इक्वल्स टू बी 328.2 mm, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर एक्सयू लिमिटिंग भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर एक्सयू लिमिटिंग से कंपैरिजन किया जाए तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है वो ओवर एनफोर्स्ड है कि अंडर एनफोर्स्ड है। एक्सयू लिमिटिंग से अगर वैल्यू ज़्यादा है आपके एक्सयू की, इसका मतलब ओवर एनफोर्स्ड है। अगर एक्सयू की वैल्यू कम है दैन द एक्सयू लिमिटिंग, मतलब आपका अंडर एनफोर्स सेक्शन है। ये कंसेप्ट आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हो। तो चलिए एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पर 415 स्टील बार दिया है, इसका मतलब एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू जो होती थी वो होती थी K इंटू डी, लेकिन K की वैल्यू अगर मैं 415 के लिए बात करता हूँ तो दैट वाज इक्वल्स टू बी 0.48 टाइम्स ऑफ डी। 500 होता था Fe 500 तो उसके लिए आपकी 0.46 आती थी, और अगर Fe 250 होता था तो 0.53 आती थी। वैल्यूज आपको याद होगी अभी यहाँ पर। तो वैल्यूज पुट करता हूँ, डी की वैल्यू मेरे को पता है दैट इज 450 mm है ना। तो ऑब्वियसली बात है इसको आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.48 इंटू 450, मैं खुद ही कैलकुलेट करके बता देता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 216 mm, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर से साफ साफ क्या दिख रहा है, दैट एज एक्सयू इज मोर देन एक्सयू लिमिटिंग, जहां एक्सयू की वैल्यू मेरे पास आ रही है 328 और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू मेरे पास 216 है। ऑब्वियसली बात है एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब अवर सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड, अवर सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। और जहां ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा स्ट्रेन डायग्राम बनेगा वो स्ट्रेन डायग्राम सर कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक है। अब कुछ इस तरह का बन रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज योर एक्सयू, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज अ डी माइनस एक्सयू, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रेन है ये मैक्सिमम स्ट्रेन होगा आपके कंक्रीट का, एंड लेट अस सपोज दिस इज द स्ट्रेन इन द स्टील। तो ऑब्वियसली बात है इस डायग्राम से आप
एप्सिलॉन एस मतलब स्ट्रेन इन द स्टील निकाल सकते हो। कैसे निकाले? तो भैया सिंपली सिमिलर ट्रायंगल्स का अगेन प्रॉपर्टी यूज किया जाए तो एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय 0.0035, दीज आर द बेसिस ऑफ द ट्रू ट्रायंगल्स, है ना। अब ये बताओ एप्सिलॉन एस वाले का यहाँ पर हाइट क्या है, दैट इज डी माइनस एक्स यू, एंड 0.0035 वाले की हाइट क्या है, दैट इज एक्स यू। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट द स्ट्रेन इन द स्टील इज इक्वल्स टू बी 0.0035 इंटू डी माइनस एक्स यू, डी माइनस एक्स यू डिवाइडेड बाय एक्स यू। यस और नो लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। चलिए वैल्यूज पुट कर देता हूं, एप्सिलॉन एस इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर एक्स यू की वैल्यू क्या एज्यूम करूं, ये फॉर्मूला तो बन गया मेरे पास, देखो ये फॉर्मूला आगे भी यूज होगा, ठीक है। अब अगर बुक आप लोग पढ़ते डायरेक्टली तो आपको ये पहले फॉर्मूला दिखता है, उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल दिखता है। मैंने फॉर्मूला पहले नहीं लिखवाया क्योंकि फॉर्मूले को रटने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसी के साथ साथ इस फॉर्मूले को आप खुद भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर एज्यूम कर लेता हूँ दैट एक्स यू की वैल्यू जो आई थी उसी के आसपास एज्यूम कर लेते, लेट अस सपोज एक्स यू इज इक्वल्स टू बी और 328 mm, ठीक है। तो यहां से एप्सिलॉन एस की वैल्यू निकाल सकते हो आप एज इक्वल्स टू बी 0.0035 इंटू डी माइनस एक्स यू, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 450 माइनस 328 डिवाइडेड बाय 328, ठीक है। तो इसको आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके यहां से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.001301। देखो ये तो है स्ट्रेन इन द स्टील, एंड ऑब्वियसली बात है अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल को चेक करूं तो देखो इस टेबल में ऊपर दिया है स्ट्रेन और नीचे दिया है स्ट्रेस की वैल्यू, मतलब ऑब्वियसली बात है जो स्ट्रेस होगा वो अपने एफ वाई से कुछ कम रहेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूं 0.87 एफ वाई से कम होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए क्या स्ट्रेस बता सकते हो, देखो 0.001301, मतलब ये इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा, मतलब 0.7 FY और 0.78 FY के बीच में कुछ वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रेस की। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहूं इंटरपोलेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द स्टील, तो कंपेरिजन करना है, सॉरी यहाँ पर इंटरपोलेशन करना है, मुझे वैल्यू चाहिए 0.001301 के लिए, है ना। तो मेरे को यहाँ पर ये ऑलरेडी पता है कि भैया वैल्यू जो होगी वो 0.7 FYD से ज़्यादा होगी, ये चीज़ मुझे ऑलरेडी पता है। अच्छा कितना इंक्रीज हुआ है स्ट्रेस में, तो ये मुझे पता है 0.078 माइनस 0.07 FY, ये इंक्रीज हुआ है, बट ये इंक्रीज कितने स्ट्रेन में हुआ है, तो भैया ये मुझे पता है 0.00135 से लेकर 0.00126 के स्ट्रेन में हुआ है। बट अभी फिलहाल स्ट्रेन कहाँ तक पढ़ा होगा, तो दैट इज 0.001301 तक बढ़ा है ना। लेकिन एक्चुअली अगर मैं इंक्रीज निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल इंटरपोलेशन कर सकते हो, बिल्कुल हाँ या ना। इंटरपोलेशन का तरीका बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, क्या तरीका होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी और y1 इज इक्वल्स टू बी y0 प्लस dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स, यही होता है ना इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। मैंने वही सेम काम किया है। y क्या है यहाँ पर मेरे लिए स्ट्रेन है और सॉरी स्ट्रेस है, और हमारा जो x है वो क्या है, वो स्ट्रेन है। क्लियर है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो मुझे स्ट्रेस इन द स्टील मिल जाएगा, एंड दैट विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी, जो स्ट्रेस इन द स्टील आएगा वो आ जाएगा अराउंड 265, ठीक है। तो ये आ जाता है 265.732, ठीक है, एंड दैट इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं मेगा पास्कल में इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। बट अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रेस यहाँ पर एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक्स यू की वैल्यू कुछ अलग होगी, है ना। तो अब यहाँ पर एक्स यू की वैल्यू निकालते हैं। तो व्हाट विल बी द एक्स यू, एक्स यू का फॉर्मूला आप सबको ऑलरेडी पता है, क्या है फॉर्मूला, दैट इज योर stress in the steel into area of a steel divided by 0.36 FCK into B। अब देखो याद करना फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो फॉर्मूले में 0.87 FY था, तो यहाँ पर 0.87 FY नहीं है, स्ट्रेस क्या है, कुछ कम है, कितना है, दैट इज इक्वल्स टू बी 265.73,
ठीक है ना, ये तो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, 732 था, और एरिया ऑफ स्टील मेरे को पता है दैट इज π/4 इंटू 25 स्क्वायर इंटू 4 बार्स। ठीक है, इसी के अलावा 0.36 इंटू FCK की वैल्यू मेरे पास 20 है, और विड्थ की वैल्यू है मेरे पास 300 mm। इसको यहाँ पर अगेन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करके मेरे पास जो अब यहाँ पर वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 241.55 mm। देखिए ये 241 आ रहा है XU की वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ रहा है, 241 आ रहा है, जबकि अगर मैं याद करूं मैंने पहले एज्यूम क्या करा था XU की वैल्यू, दैट वाज 328। ठीक है, दिस इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू एज XU assumed कितना किया था आपने, दैट वाज 328। ठीक है, एंड XU कैलकुलेट कितना करा आपने, दैट इज इक्वल टू बी 241। ठीक है, तो ये दोनों तो बहुत अलग है, आर वेरी डिफरेंट। हम क्या बोल देंगे, हमारा एजम्पशन गलत है, और अब आप एज्यूम करो न्यू वैल्यू ऑफ XU। एज्यूम XU इक्वल्स टू बी, अब मैं कुछ और XU की यहां पर वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, 328 से कम होनी चाहिए और 241 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं यहां पर 310 mm ले लेते हैं, तो 310 mm यहाँ पर अब अगर XU की वैल्यू एज्यूम करूं, तो अगेन मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेन इन द स्टील कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे आता है, 0.0035 इंटू D माइनस XU डिवाइडेड बाय XU। ठीक है, तो इससे आप लोग अगेन क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे 0.0035, स्ट्रेन इन द स्टील कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू है 450 और XU की वैल्यू मैंने मानी है 310 डिवाइडेड बाय 310। ठीक है, तो यहां से आपको अगेन स्ट्रेन इन द स्टील मिल जाएगा, एंड दैट विल बी अराउंड 158। ठीक है, चलिए सर, ये चीज भी मिल गई हम लोगों को। लेकिन सर अगर ये हमारा स्ट्रेन है, तो मुझे अगेन क्या करना है, मुझे यहाँ पर इंटरपोलेशन करना है। तो इंटरपोलेशन करके मेरे को क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इंटरपोलेशन करने के लिए मेरे को वो टेबल वापस से देखना पड़ेगा। चलो टेबल मैं आपको वापस से यहाँ पर बता देता हूँ, इधर ही ऐड कर देता हूँ टेबल। ठीक है, तो अगेन इस टेबल का यूज करेंगे हम लोग, और यहाँ पर से स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। स्ट्रेस इन द स्टील 0.158 नहीं होगा, बल्कि एक्चुअली 0.00158 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.00 लगाना रह गया है, 0.00158। ठीक है, अब 158 बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब 0.8 FY से कुछ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं 0.8 FYD प्लस क्या रहेगा, डिफरेंस कितना है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू बी 0.85 माइनस 0.8 FYD। ये डिफरेंस आया है, लेकिन कितने इंक्रीज इन द स्ट्रेन में, सो 0.00163 इंटू 0.0 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा, मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ 0.0144। लेकिन एक्चुअली यहां पर हम लोगों के डिफरेंस कितना आया, 0.00158 माइनस 0.00144, है ना। मतलब यहां से आप इंक्रीज हुआ है 0.00158 तक, इसके बीच में आपने इंटरपोलेशन करा है। तो जब आप स्ट्रेस इन द स्टील कैलकुलेट करोगे, तो दैट विल बी अराउंड 301.037 आता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर देखो सेकंड ट्रायल था, सेकंड ट्रायल की कैलकुलेशन करके आंसर्स क्या आते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर जो मैंने XU लिया है 310, आप उसकी जगह कुछ और भी ले सकते थे। जो भी आप वैल्यू चेंज करोगे उसके हिसाब से आपके बाकी वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई है, स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई है, तो XU की वैल्यू निकाल लेंगे। XU के लिए फॉर्मूला मेरे को ऑलरेडी पता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे आप। ठीक है, so that will be equals to be 301.037 into pi into 25 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली यहां से उठा के कॉपी कर रहा हूं भाई, ये यहां से, सो 0.36 इंटू 20 इंटू 300, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो XU की वैल्यू आपको मिलेगी। अगेन दिस इज योर XU कैलकुलेटेड, जबकि आपने XU जो आपने एज्यूम करा था दैट वाज 310। सो ये वैल्यू जो आएगी दैट विल बी अराउंड 274.37। ठीक है, जबकि ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, और एज्यूम्ड वैल्यू क्या थी, एज्यूम्ड वैल्यू थी आपकी
एज्यूम्ड एक्स यू वॉज 310। क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं नहीं सर, नहीं दिख रहे हैं। तो अगेन अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अगेन थर्ड ट्रायल करूंगा। सो 274 से ज़्यादा और 310 से कम वैल्यू लूंगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात है? सो ये था हमारा सेकंड ट्रायल, ये था हमारा सेकंड ट्रायल। सेकंड ट्रायल कहाँ से कहाँ तक था? दिस वॉज योर ट्रायल नंबर 2। ठीक है, इन द सेम वे ट्रायल नंबर 1 भी आप लोग इसके पहले आपने ट्रायल नंबर 1 किया है। ठीक है, सो यहां इसके पहले जो था वो आपका ट्रायल नंबर 1 था। क्या हम 2 ही ट्रायल करेंगे? नहीं भाई, हम तब तक ट्रायल्स करेंगे जब तक मेरा एक्सयू एज्यूम्ड और एक्सयू कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट इक्वल ना आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी तो डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, है ना, 274 और 310, मतलब ऑलमोस्ट 35 mm का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब अगेन आप एज्यूम कर सकते हो एक्सयू की वैल्यू 290। ठीक है, इन दोनों के बीच में 274 और 310 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते थे आप लोग। तो अगर 290 mm आप लेते हो तो फिर अगेन वापस से सारी कैलकुलेशंस करो। सारी कैलकुलेशंस करोगे मतलब पहले स्ट्रेन इन द स्टील निकालो, फिर स्ट्रेस इन द स्टील निकालो, और फिर आप निकालोगे एक्सयू कैलकुलेटेड। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे? एक्सयू कैलकुलेटेड। तो अब जो यहाँ पर एक्सयू कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 289.47। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर ये वैल्यू आ रही है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया 290 के आसपास है। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या रहेगा? फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी एक्सयू इक्वल्स टू बी 290 mm। आप यहाँ पर फाइनल आंसर रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन हाँ देखो, थर्ड ट्रायल जो है वो थर्ड ट्रायल मैंने एग्जैक्टली सब कुछ करके नहीं बताया है, बट ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को अभी तक समझ में आ चुका होगा और थर्ड ट्रायल आप खुद भी कर पाओगे। सो दिस इज द कंसेप्ट जो आपको ओवर रेनफोर्स्ड बीम की कैलकुलेशंस में लगाना पड़ता है। देखो, होने को हो सकता है कि ये जो बड़ा सा यहाँ पर अभी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करा है, ये ऐसा लग रहा है कि यार सर ये तो गेट में ही आएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको ई और जेई में भी पूछा जा सकता है। होने को हो सकता है वो आपको ये पूछ लेता कि भैया एक बात बताओ मेरे को जल्दी जल्दी से, दैट व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द स्टील फॉर दैट पर्टिकुलर केस, है ना। तो स्ट्रेन इन द स्टील पूछ सकता था आपको, ठीक है ना, इतना तो पूछ ही सकता है एटलीस्ट आपके ई और जेई के एग्जाम्स में। सो क्वेश्चन देखो कहाँ से कैसा आएगा आपको नहीं पता, इसलिए हर एक लेवल की तैयारी आपको रखनी है। इसीलिए मैं जब आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ये नहीं मान रहा हूँ कि आप ई जेई की तैयारी कर रहे हो तो भैया लो लेवल का ही पढ़ाई होना चाहिए। नहीं, पढ़ाई आपका हर एक लेवल का होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल तक का होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप जब फाइनली पूरा सारे सब्जेक्ट्स कवर करने के बाद जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो वो आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड, अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट पहले सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ो, उसके हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो मैं आपको करवा रहा हूँ। एंड जब सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाए, उनका रिवीजन भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। उसके बाद फाइनली जब आप एग्जाम के फॉर्म्स भरना शुरू करते हो, ऐसा मत कर देना कि भैया आज तैयारी शुरू करी है और अभी से ही फॉर्म भरना शुरू कर दे, ऐसा मत करना। अदरवाइज क्या होता है, आप सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाते हो और आपका मेन फोकस क्या होता है कि चलो यार मेरे को एग्जाम देने जाना है। अब सिलेबस कंप्लीट है नहीं, एग्जाम क्लियर कैसे होगी? कंपटीशन इतना कम तो है नहीं कि विदाउट कंप्लीट सिलेबस करे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना ही आप कोई इतने ज़्यादा लकी हो और इतने ज़्यादा स्मार्ट हो कि विदाउट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले क्या करना है, आपका सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके 2 सब्जेक्ट बचे हुए और आप अपना फॉर्म भर दो, क्योंकि फॉर्म भर के एग्जाम जो होगा उसमें टाइम लगेगा। उतने में हो सकता है आप अपने 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कवर अप कर लो, लेकिन तैयारी शुरू करिए और अपना फॉर्म भर दो तो ये तो बिल्कुल गलत है। बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग का ही अगर सिलेबस देखते हो तो 12 सब्जेक्ट तो है ही, है ना। मेन बड़े सब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ 12 सब्जेक्ट्स हैं। तो 12 सब्जेक्ट्स कवर करने में अगर आपने 15 दिन भी लिया एक सब्जेक्ट खत्म करने में, तो मिनिमम 6 महीने तो कम से कम लगने हैं। और 15 दिन के अंदर या 15 दिन से भी कम में आप सब्जेक्ट खत्म कर दोगे, ये बोल रहे हो अगर आप लोग, दैट मीन्स आपने सब्जेक्ट का लेवल जो कवर करने के लिए था वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा था, जो कि आपकी एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड होता है। खैर चलिए, अभी ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। ऑलमोस्ट आधे घंटे का टाइम हो चुका है फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मैं लिमिट कर रहा हूँ लेंथ ऑफ लेक्चर्स टू बी अराउंड
हाफ एन आवर, ताकि आपका अटेंशन रहे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेक्चर स्किप करना है या आपने कुछ कवर अप कर लिया तो आप वहाँ पर मार्क कर पाओ उसको एग्जैक्टली कि कहाँ तक या कौन कौन से लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अभी फिलहाल अगले सेशन में मिलते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल मुझे अभी सीखना सिखाना बहुत कुछ बाकी है। तो चलिए फिलहाल टिल देन टेक केयर, बाय बाय।